नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड क्लासेस पर। आज 1 जनवरी 2023 है। नव वर्ष का आगमन हो चुका है। साथ ही आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और उम्मीद करता हूं कि यह जो नया साल है आपके लिए एक अच्छी सौगात लेकर आएगा। चूँकि एग्ज़ाम का कैलेंडर भी जारी हो चुका है और पीछे आपने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी मेहनत की है और इस आने वाले साल में पेपर भी होना है, साथ ही परिणाम भी आने हैं और आपका जो पिछला संघर्ष है वो भी ऐड होना है और आपको और भी संघर्ष करना है। तो आपसे मेरा कहीं ना कहीं यह निवेदन रहेगा कि आप 2023 को, अगर आप 4-5 साल से लगे हैं तब भी, 6 महीने से लगे हैं तब भी, या आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तब भी, मैं आपसे पूर्ण आशा करता हूँ कि आप अपने इस साल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और एक सम्मानजनक जो नौकरी है उसे लेने का प्रयास करेंगे। तो साथ ही एक बार फिर से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो आज हम अपना नेक्स्ट करंट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम एक टॉपिक देखते हैं रामसर साइट। रामसर साइट बड़ी चर्चाओं में है वर्तमान समय में कि रामसर साइट होती क्या है वास्तव में। सॉरी, 1 सेकेंड बस। चलिए, रामसर साइट या रामसर स्थल भी कहते हैं हम इन्हें। देखो, होता क्या है कि रामसर स्थल काफ़ी चर्चाओं में इसलिए हैं कि कभी कभी पूछ देता है कि कभी कि रामसर स्थल है क्या। हालांकि वनडे पेपर में इसकी संभावना बहुत कम रहती है कि ऐसा सवाल पूछा जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक पॉइंट है कि मूल तौर पर दलदली क्षेत्र को यहाँ जहाँ पर ज्वार और भाटा की ऊंचाई 6 मीटर से कम हो, जैसे ये ज्वार आया और फिर ज्वार ऊपर जाता और भाटा नीचे आता है, तो जो नीचाई है वो 6 मीटर से नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब समुद्र से। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये सरफेस है और ये इसके पास लैंड है, तो यहाँ से जब पानी ऊपर उठता है तो ऊपर उठने के बाद नीचे जाता है, तो ये पानी की गहराई 6 मीटर से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो अगर ज़्यादा जा रही है तो रामसर साइट नहीं होगा। तो दो मूल तौर पर क्षेत्र हैं कि जैसे कोई नदी का एरिया है, नदी की एरिया में यहाँ से नदी बह रही है और होता क्या है कि यहाँ पर पानी बहकर चला जाता है साइड में, तो इस क्षेत्र को हम मूल तौर पर रामसर साइट के नाम से जानते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जो फुलफिल करता है वही रामसर स्थल की कैटेगरी में आता है। तो ये तो हुआ रामसर स्थल के रामसर स्थल होता क्या है मोटा माटी। हालांकि एक दिन मैं डिटेल से इस पे वीडियो बनाऊंगा। हम करंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। रामसर स्थल में जब ये बात की गई कि इन स्थलों की पहचान क्यों की जाए, तो होता क्या है कि मूल तौर पर रामसर स्थल फूड वेब का निर्माण करते हैं। फूड वेब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे टिड्डे को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया और सांप को बाज ने खाया। और दूसरा आप जैसे देख सकते हैं कि एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है, एक सर्वाहारी होता है। तो इन सभी में फूड वेब को कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आश्रित है, तो ये प्राइम कंज्यूमर बोलते हैं इसे, सेकेंडरी कंज्यूमर और इसे टर्सरी कंज्यूमर। यानी सेकेंडरी इस पर आश्रित है और टर्सरी इस पर आश्रित है, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो ये फूड वेब का निर्माण करते हैं। इस कारण रामसर स्थल को बायोलॉजिकल सुपरमैन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, बायोलॉजिकल सुपरमैन भी कहा जाता है और दूसरा इन्हें अर्थ गुर्दे भी कहा जाता है। गुर्दे, ठीक है। यहीं पर नोट करके आपको ध्यान रखना है। नोट
अगर पूछ दे कि पृथ्वी के लंग्स किसे कहा जाता है, तो लंग्स होगा अमेजन फॉरेस्ट जो पड़ता है ब्राजील के अंतर्गत। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन को जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, वो कौन कराते हैं? अमेजन फॉरेस्ट। तो आप गूगल भी कर लेना, विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है अमेजन, और उसी के अंतर्गत ब्राजील में अमेजन फॉरेस्ट भी है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लंग्स कौन है, यानी फेफड़े कौन है? अमेजन फॉरेस्ट। और पृथ्वी के गुर्दे किसे कहा जाता है? रामसर साइट को। अब थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं कि अगर ये इतना महत्वपूर्ण है तो क्यों इसे इतनी महत्वता दी गई। तो हुआ क्या कि 1971 में ईरान का एक स्थल है रामसर, जिसके नाम पर क्या पड़ा? इस स्थल को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी इसके संरक्षण के लिए कुछ कार्य किए जाएं। तो रामसर में क्या हुआ कि एक सम्मेलन हुआ 1971 में, और वहां से इनके संरक्षण की बात उठी। सभी देश सहमत हुए, और 1975 से रामसर कन्वेंशन क्या हुआ? प्रभावी हुआ। अब बात आती है कि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, तो भारत में क्या है? भारत में जब इसे भारत इसका पक्षकार बना था 1982 में, क्योंकि किसी भी सम्मेलन में अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए यह तय करना होता है कि क्या हम उसे करने में सक्षम है या नहीं है। तो भारत को कुछ समय लगा, और 1982 में यह कहीं ना कहीं क्या हुआ? इसमें शामिल हुआ। और 1986 से NWSP, नेशनल वेटलैंड सपोर्ट प्रोग्राम चलाया गया हमारे यहाँ। तो सही लाइट चली गई, तो हो सकता है थोड़ा विजिबिलिटी का इशू रहे। तो 1986 से हमारे यहाँ NWSP का प्रोग्राम का शुरू किया गया, यानी हमने रामसर स्थल, या फिर जो दलदली क्षेत्र हैं, या फिर जो आर्द्रभूमि कहते हैं, मूल तौर पर आर्द्रभूमि स्थल भी कह सकते हैं इसे आप, आर्द्रभूमि स्थल। आर्द्रभूमि स्थल कहो या रामसर स्थल कहो, एक ही बात है। तो आर्द्रभूमि स्थल की फिर खोज की गई, और देखा गया कि कहाँ कहाँ पर हमारे यहाँ आर्द्रभूमि स्थल हैं। वर्तमान समय में मैं आपको बताऊं कि हाल ही में 11 आर्द्रभूमि स्थल खोजे गए हैं, जिसमें MP, MH, ओडिशा, तमिलनाडु, J&K, इन 5 राज्यों में 11 जगह की क्या की गई है? आइडेंटिफाई की गई है। टोटल अगर आपसे पूछ दे कि भारत में टोटल आर्द्रभूमि स्थल कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है 75 है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये इधर उधर, तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ उसी क्रम में लिखे इन्हें कि 75। वर्तमान में आर्द्रभूमि स्थल कितने हैं? 75 हैं। और चूंकि उत्तराखंड का अगर एग्जाम देना है, तो उत्तराखंड में भी आपको ध्यान रखना है कि 2020 में उत्तराखंड में एकमात्र है आसन संरक्षण रिजर्व। आसन संरक्षण रिजर्व ये है कि यमुना से एक नहर निकाली गई है। आप अगर देहरादून में जो हिमाचल बॉर्डर लगता है, वहाँ से एक नहर निकाली गई है, आसन बैराज भी है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि रशिया से जो स्पीसीज हैं, या फिर जो साइबेरियन क्रेन कहते हैं उन्हें, जब आजकल वहाँ ठंडा होता है तो वो कहाँ पर आते हैं? माइग्रेट करके हमारे यहाँ आते हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं, रूस से। आप समझ सकते हैं। तो चूंकि वहाँ पर दलदली क्षेत्र है और वहाँ पर रहते हैं, पानी का भी क्षेत्र है, तो इस वजह से आसन संरक्षण क्षेत्र को क्या दिया गया? आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया। तो ये रामसर साइट के बारे में मोटा मोटी जानकारी थी। बायोलॉजिकल सुपरमैन कहा जाता है, गुर्दे का काम करते हैं, लंग्स अमेजन फॉरेस्ट को कहा जाता है। उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो, अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए हैं। बहुत संभावनाएं हैं पूछे जाने की, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रमंडल खेल लंदन के बर्मिंघम में हुए हैं, बर्मिंघम में, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा, ये जो खेल हैं 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ध्वजवाहक। जब किसी भी देश की शुरुआत होती है या फिर प्ले की शुरुआत होती है,
तो उसमें होता क्या है कि कहीं ना कहीं जब शुरुआत होती है तो ध्वजवाहक होते हैं और समापन भी ध्वजवाहक होते हैं। तो हमारे यहाँ जो ध्वजवाहक थे, जब शुभारंभ किया गया, शुभारंभ पर थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, और समापन पर ध्वजवाहक कौन थे? शरत, अचत, कमल और निखत जरीन। दोस्तों कई बार पूछ देता है कि इसका संबंध किससे है, तो आपको ये गूगल करके पता करना है कि किसका संबंध किससे है। जैसे पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, अचत शरण कमल टेबल टेनिस है, निखत जरीन बॉक्सर है, मुक्केबाज है, और मनप्रीत सिंह को आप खुद सर्च करोगे और इस बहाने से आपको हो सकता है एक दो जानकारी और एक्स्ट्रा मिल जाए। और इसमें जो कहीं अगर हम देखते हैं कि देश का क्रम क्या रहा कि भारत का नंबर कौन सा था, तो फर्स्ट नंबर पर था ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पर है इंग्लैंड, थर्ड नंबर पर है कनाडा, और आप देख सकते हैं कि फोर्थ नंबर पर जो आया वो इंडिया आया। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल के अगर सबसे सफल खिलाड़ी की हम बात करते हैं तो वो कौन है? हमारे शरत, अचत, कमल। इन्होंने 4 पदक जीते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसे? शरत, अचत, कमल को। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, यह आपको ध्यान रखना है। 4 पदक जीते हैं। और राष्ट्रमंडल खेल में जो प्रथम पदक जीता वो हमारी कौन है? वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम हिस्ट्री का बात करते हैं, जैसे हम हर चीज को एक ओवरव्यू के तौर पर पुराना भी और नया भी चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें जो पुराना है वो है, इनकी शुरुआत मानी जाती है 1930 हैमिल्टन से, और भारत ने जो भाग लिया इसमें 1934 में भाग लिया। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रमंडल होता क्या है। मूल तौर पर जो देश इंग्लैंड के उपनिवेश रहे, या फिर अगर आप इसे आसान भाषा में समझना चाहें तो जो देश इंग्लैंड के गुलाम रहे, यानी ब्रिटेन के गुलाम रहे, वो देश सभी मिलकर क्या है कि खेल प्रतियोगिता होती है, और उन्हीं को क्या कहा जाता है? राष्ट्रमंडल देश। अगर आपके सामने कभी राष्ट्रमंडल देश की बात आ जाए तो आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं वह देश एक समय में ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। तो भारत भी रहा है, कनाडा भी रहा है, इंग्लैंड का कुछ क्षेत्र अपना भी रहा है, और ऑस्ट्रेलिया भी रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीजें राष्ट्रमंडल खेल के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ओके। नेक्स्ट इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। भारत ने जो पदक का जो क्रम है वो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि 22, 16, 23 और टोटल है 61। ठीक है। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, और ये ब्रॉन्ज है। यानी स्वर्ण पदक, रजत पदक और दूसरा हमारा कांस्य पदक। तो 22, 16, 23 और 61। और भारत का राष्ट्रमंडल में कौन सा नंबर है? 4th नंबर, चतुर्थ नंबर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना हाल ही में NIRF। ठीक है। ये क्या करता है कि हमारा जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, हर साल एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करता है। ठीक है।
इसमें क्या देता है कि हमारे जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, तो उसमें रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग दी गई है वो आईआईटी मद्रास को दी गई है। और रुड़की चूंकि रुड़की में आईआईटी है तो रुड़की आईआईटी का जो नंबर है वो है 7th। ये बात आपको ध्यान रखना है कि NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में भारत में उस शैक्षणिक संस्थान में पहली रैंकिंग किसकी है? आईआईटी मद्रास की, और 7th नंबर किसका है? आईआईटी रुड़की का। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसे हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हाँ, PM जीवन योजना। आपका काम ये रहेगा, आपको हो सकता है इसके बारे में 1-2 एक्स्ट्रा फैक्ट मिले। PM जीवन योजना कब लागू की गई और कब की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आप खुद से सर्च करोगे, ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। मेरा इसके पीछे बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब आप गूगल करोगे तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलेंगी, वो वहाँ से आप अचीव करना। अब होता क्या है PM जीवन योजना वास्तव में है क्या, इसे आप समझने का प्रयास करें। क्योंकि होता क्या है कि हम अपना जैसे 100% यानी 100 लीटर पेट्रोल हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। और हमारा एक मोटा खर्च किस पर चला जाता है हमारे देश का? जो हम तेल खरीदते हैं, अपनी तेल की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सरकार क्या कर रही है कि अब हम क्या करेंगे कि 20% इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और आयात कितना करेंगे फिर? 80%। यानी हम 80 लीटर पेट्रोल मंगाएंगे। टोटल खपत एक असेसमेंट, एक मोटा माटी आइडिया दे रहा हूं मैं आपको कि हम 80 लीटर पेट्रोल मंगाएंगे तो 20 लीटर पेट्रोल क्या करेगी सरकार? खुद बनाएगी। और इस 20 लीटर एथेनॉल को किस में मिलाएगी? इस पेट्रोल में, कच्चे तेल में। ठीक है, तो इसी के लिए सरकार ने क्या किया? अपनी जैव ईंधन नीति का भी इंप्लीमेंटेशन किया। 2018 की जैव ईंधन नीति है, आपको ध्यान रखनी है। 10 अगस्त 2022 को पानीपत में इथेनॉल संयंत्र का कहां पर उद्घाटन किया गया माननीय PM नरेंद्र मोदी के द्वारा? पानीपत में। जहां पर क्या होगा कि जैसे आप देखते हैं कि गन्ने की भूसी बनती है या घास है या अन्य चीज़ें से क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। और इथेनॉल को बनाकर हम किस में ब्लेंड करेंगे? ब्लेंड मतलब मिक्स करेंगे। किस में करेंगे? पेट्रोल में मिक्स करेंगे। तो ये चीज़ कहाँ पर होगा कि संयंत्र होगा, उसका कोई प्लांट होगा। तो प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 10 अगस्त पानीपत में। आपको ध्यान रखना है 10 अगस्त को जो किया गया है इसे जैव ईंधन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 10 अगस्त को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसमें दूसरा ध्यान रखना है आपको, देश का फर्स्ट ग्रीनफील्ड प्लांट। ठीक है, देश का प्रथम ग्रीनफील्ड प्लांट कहां पर है? पूर्णिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला है ये पूर्णिया बिहार में। ठीक है, पूर्णिया बिहार में पड़ता है। तो वहां पर देश का प्रथम ग्रीनफील्ड प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये भी मूल तौर पर क्या है कि ये अनाज से क्या बनाया जाएगा? इथेनॉल। तो ये भी है और ये भी है। मूल तौर पर ये जो संयंत्र है या ये जो प्लांट है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का यूज होगा। और यहाँ पर क्या होगा? मात्र एक अनाज का यूज होगा। और अनाज से क्या बनाया जाएगा? इथेनॉल बनाया जाएगा, ताकि हम क्या कर सके कि अपने देश की आने वाली ज़रूरतों को जो तेल पर हमारी निर्भरता है उसे कम कर सके। और कम करने के साथ हमारा जो पैसा है वो बच सके। और वो पैसा कहाँ पर आ सके? लोगों के यानी भारत के विकास में वो काम आ सके। तो सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और 20% का जो लक्ष्य है, यानी 20% हमें एथेनॉल प्रोडक्शन करना है, वो 2025 से
2026 ईयर तक है, यानी 2025-26 तक हमें ये काम करना है। क्योंकि 2022 में 10% का टारगेट रखा गया था, तो 10% हम कंप्लीट कर चुके हैं, 10% हम बना रहे हैं, यानी हम 90 लीटर आयात कर रहे हैं और 10 लीटर हम खुद का मिला रहे हैं। अब आगे 3 साल यानी 4 साल और सीमा बढ़ाई है, 2023 से आज तो 3 साल और सीमा बनाई गई है, और उसमें अब हमने टारगेट रख दिया है 20% का, कि हम 20% डेवलप करेंगे। जिसमें अनाज से अगर बनना है, जैसे अनाज कोई वेस्टेज हो जाता है तो उससे कहाँ पर होगा, पूर्णिया में प्लांट लगा है, ग्रीनफील्ड पहला, और पानीपत में दूसरा लगा है। ठीक है, लास्ट टॉपिक हम अपना आज का देखते हैं, जिसमें आई होप आपने प्रधानमंत्री जीवन योजना आपको जरूर देखनी है, कब की है। देखो दोस्तों, ठीक है, एक है हमारा एक कभी कभी पूछे I2U2, सॉरी I2U2 एक संगठन है। आई का मतलब इंडिया, फिर 2 है, I2 है, तो एक हो गया इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट हम जब U2 देखते हैं तो हम एक देखते हैं USA, और दूसरा हम देखते हैं UAE, संयुक्त अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो I2U2 का मतलब क्या है, 4 देशों का ये संगठन है, 4 देशों का संगठन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि I2U2 क्या है, 4 देशों का संगठन है। कभी कंफ्यूज है कि I2U2 उसमें पूछ दे कि कौन कौन से देश है और क्रम में लगा के दे दे, चूंकि आयोग की प्रवृत्ति रहती है कि ऐसे सवाल पूछने की। ठीक है, अभी COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, होता क्या है कि COP27 को, हालांकि एक दिन मैं आपको डिटेल में क्लास में बताऊंगा, तो अभी आपको ध्यान रखना है, ये आएगा भी ऐसे ही आएगा। COP27 का जो आयोजन है वर्तमान समय में इस साल 2022 में, यानी कि वो किया गया है मिस्र के शर्म शेख शहर में। ठीक है, शर्म शेख शहर में कहां पर किया गया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी देश एक साथ मिलते हैं और बैठकर वहां पर चर्चा करते हैं, और आगे की रणनीति कैसे होगी, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को नीचे कर सकते हैं, समुद्र के बढ़ते तापमान को रोक सकते हैं, या फिर ये जो कभी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में गर्मी होती है, तो इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर क्या होता है कि सभी विश्व के देश एक साथ बैठते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कॉन्फ्रेंस हो रही है पार्टियों की। पार्टी कौन है, उसमें विभिन्न देश हैं जो विश्व में फैले हुए हैं। ठीक है, और UAE, यानी अगर आपसे पूछ दे कि COP28 कहाँ पर होगा, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो UAE में मनाया जाएगा। ठीक है, अब आज हम अपनी क्लास का समापन यहीं पर करते हैं। 3-4 टॉपिक हमने देखे, तो उम्मीद है कि आप मेरी क्लास से लाभान्वित हुए होंगे, और साथ ही प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराएं। आपके जो भी जानकार हैं या फिर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अगर चैनल की रीच बढ़ेगी तो। धन्यवाद, और साथ ही एक बार फिर आपको जाते हुए इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।